हेलो नमस्कार। एक सीरियस सवाल आया है। अगर कोई इंसान बाहर दुनिया के सामने इतना काम, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल, इवन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल दिखता है, लेकिन घर के अंदर वही इंसान पूरी तरह से कंट्रोलिंग है, ब्लेमिंग है, ह्यूमिलेटिंग है, मैनिपुलेटिंग हो, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या ऐसे इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, या सच में उसको खुद पर कंट्रोल होता ही नहीं? और ऑनेस्टली ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी ऐसे विमेन हैं और कई बार मेन भी ऐसी विमेन के साथ 10-20 साल या 25 साल ऐसे डायनामिक में रह लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर वाले वर्जन को देखकर सोसाइटी कहती रहती है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान है या बहुत अच्छी इंसान है। और जब बच्चे भी ये बात नोटिस करने लगते हैं, अगर बच्चे हों उनसे, तो तब थोड़ा सा सिचुएशन आपकी तरफ मुड़ने लगती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बहुत ही सीरियस सवाल है, ब्रेन के लेवल पर भी और बिहेवियर के लेवल पर भी, और रिलेशनशिप रियलिटी के लेवल पर भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार लोग अब्यूज को एक हद तक अब्यूज नहीं मानते हैं जब तक मारपीट ना हो। लेकिन कंट्रोल सिर्फ हाथ से नहीं होता है, कंट्रोल दिमाग से होता है, पैसे से होता है, इमेज से होता है, गिल्ट से होता है, डर से होता है, आइसोलेशन से होता है, और सबसे डेंजरस कंट्रोल वो होता है जिसमें सामने वाला आपको अपने पजल में फिट करना चाहता है कि मैं तो इतना ही हूँ, इस पर राजी हो जा। मतलब आपको इंसान की तरह से नहीं, आपको एक रोल की तरह देखता है कि तुम ऐसे बोलो, तुम ऐसे रहो, तुम इससे मत मिलो, तुम क्या बात कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्या हॉबीज हैं, क्यों क्यों करनी है हॉबी फॉलो, जॉब क्यों करनी है, सैलरी मेरे अकाउंट में डालो, तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांगो, तुम्हारी सोच गलत है, लोग तुम्हें नहीं मुझे मानेंगे, बेकार की बात मत करो, बाहर घर की बात मत बताओ, और सोसाइटी क्या बोलेगी। तो देखने में बाहर सोसाइटी बोलेगी रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड है या रिस्पॉन्सिबल वाइफ है, वो कितना काम कर रही है, क्योंकि वो एक्टिव बाहरी रूप में ज़्यादा होते हैं, और घर के अंदर इमोशनल अटैचमेंट रहता है एंड डिक्टेटरशिप रहती है। अब सवाल आता है, ऐसे इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कैसे काम करता है? सिंपल भाषा में समझते हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, स्ट्रेटेजी, सोशल बिहेवियर, सेल्फ मॉनिटरिंग जैसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। यानी ये पार्ट हेल्प करता है कि इंसान किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, खुद को कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसे बोलेगा, या कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करके छुपाएगा। तो अगर इंसान बाहर बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, पब्लिक में स्वीट है, रिलेटिव्स में काफ़ी जानकार है, चार्मिंग है, लेकिन घर के अंदर पूरी तरह से कंट्रोलिंग है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये हो सकता है कि उसका कंट्रोल खत्म नहीं हुआ है, उसका कंट्रोल सेलेक्टिव है। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिए, उसका कंट्रोल सेलेक्टिव है। उसको कंट्रोल करना आता है, ऐसा नहीं है, उसको कंट्रोल कहाँ यूज करना है, कहाँ मास्क पहनना है, और कहाँ असली डोमिनेशन दिखानी है, ये करना आता है। और यही बात बहुत सारे विक्टिम्स को कंफ्यूज कर देती है, इसीलिए विक्टिम माइंडसेट में आप आ जाते हैं। क्योंकि अगर हर कोई हर जगह वायलेंट होता है, तो हर जगह पहचाना भी जाएगा, सोसाइटी और रिलेटिव्स में पहचाना जाएगा, ये तो बहुत ही ऐसा बोलता है, ऐसा करता है ना। लेकिन दो तरफ से प्लानिंग कर रहा है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब हुआ उनका जो इमेज मैनेजमेंट है वो खराब है, और सेल्फ प्रेजेंटेशन उनकी लेकिन एक्टिव रहती है, सोशल मास्क उनका एक्टिव रहता है, और घर के अंदर पावर एंड कंट्रोल मोड एक्टिव रहता है। यानी प्रॉब्लम हमेशा ब्रेन डैमेज की नहीं होती है। कई बार प्रॉब्लम एंटाइटलमेंट होती है, कई बार इनसिक्योरिटीज होती है, कई बार नार्सिसिस्टिक पैटर्न होता है, कई बार लर्न्ड मैनिपुलेशन होती है, जैसे उनके माता पिता ने सिखाया वैसे ही उन्होंने भी सीख लिया। कई बार डीप एनवी होती है, दुश्मनी, और कई बार ऐसा पर्सन कॉन्शियसली एक प्राइवेट वर्ल्ड बना लेता है अपना, जहां सिर्फ उसकी रियलिटी ही वैलिड हो कि मैं तो जो चाहता हूँ वही होना चाहिए। वो जो चाहता है वो घर के अंदर बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन की तरह चल रहा होता है, रूल्स सिर्फ उसी के हों, इंटरप्रिटेशन उसी की हो,
ट्रुथ उसी का ही हो, चाहे वो गलत भी हो तो मैं जो बोला हूँ वही सही, मैंने जो कहा वही करो, मैंने जो खाने के लिए बोला वही लेकर आओ, जितना बोला वही लेकर आओ, अभी बोला ये मत करो तो वही मत करो। मतलब टू मच रूल्स, नार्सिसिज्म वाला रूल। मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पर हँसकर बात कर रहे हैं, बाहर वाला इंसान तो बोलेगा कि हाँ, फैमिली वैल्यूज़ हैं, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है। लेकिन घर में वही बोलेगा कि इतनी हँसी किस बात पर आ रही थी? किससे बात कर रही थी? तुम बदल गई हो। तुमको जॉब नहीं करना चाहिए या जॉब करोगे तो आप कहोगे, वो कहेगा कि छोड़ दो, बाहर की दुनिया क्योंकि खराब है, तुम घर को नहीं सँभाल रही हो, बच्चों को नहीं सँभाल रही, यू आर नॉट ए गुड मदर, यू आर नॉट ए गुड वाइफ, है ना? तुम अच्छी बहू भी नहीं हो। इस तरह से ज़्यादातर फीमेल्स को सुनने को मिलता है, इसीलिए बता रही हूँ। हर बात आपके माँ-बाप पर, आपके खानदान पर लेकर आ जाना, इस तरह का टू मच कंट्रोल, कार्मिक सिर्फ़ इसको कार्मिक बॉन्ड ही नहीं कहेंगे, ये नार्सिसिज़्म के ट्रेट्स भी हैं। अब इंडिया में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को चेक करवाने के लिए कोई तो ज़्यादा है नहीं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो घर में पाए जाते हैं नार्सिसिज़्म, वो क्लासिक नार्सिसिस्ट होते हैं। ये अमेरिका में भी रिसर्च की गई है जिसमें कि एनपीडी से रिलेटेड अधिकतर 5 में से मतलब 1 व्यक्ति तो ज़रूर नार्सिसिस्ट होता है। तो सोचिए कि पूरी दुनिया में कितने होंगे, और घर के अंदर जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो क्लासिक नार्सिसिस्ट होते हैं, जो बाहर अच्छी छवि रखते हैं, अंदर कुछ और। उनके और भी कई तरह के डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जस्ट मेंटल डिज़ीज़ेज़ जस्ट लाइक ओसीडी एंड पीटीएसडी, क्योंकि खुद उनके भी शॉकिंग एक्सपीरियंसेस बचपन के रहे होते हैं। पर हम सिर्फ़ उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस खराब रहे उस बिना पर हम माफ़ करते रहते हैं। लेकिन कब तक? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितना? इतने में आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना ढंग से बंद कर देता है और आप सोचते हो पता नहीं क्या है, किस्मत ही खराब है, सारी जवानी निकल गई है, एंड दिस एंड दैट, चलो छोड़ो अब रहने दो। यानी कि वो व्यक्ति जो नार्सिसिज्म का खेल खेल रहा है, वो जानता है कि रिलेटिव्स के सामने केयरिंग दिखना है, बच्चों के सामने थोड़ा विक्टिम हो जाना है कि देखो तुम्हारी माँ ऐसे कर रही है, एंड सोसाइटी के सामने आइडियल सन बन जाना है, आइडियल ऑफिस में बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड ऑफिसर बन जाना है, और पार्टनर के सामने जज, जेलर, ऑडिटर, पनिशर, पनिशमेंट गिवर। इसीलिए विक्टिम को ये लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कमी है, शायद मेरे अंदर ही ये चीज़ आती नहीं है मुझे। हाँ, मुझे सोशल होना नहीं आता। हाँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। इवन मुझे कमाना नहीं आता, मुझे तो बोलना नहीं आता। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। अगर किसी रिलेशनशिप में आपका जो रियल सेल्फ है वो टूट रहा है बार-बार, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, ग्रो करने के बजाय आपकी ग्रोथ ठप हो गई है, तो वहाँ पर आपको समझना होगा। हम किसी इंडिविजुअल को बिना किसी इवैल्यूएशन के डायग्नोज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझिए कि अगर कोई इंसान सेलेक्टिवली बिहेव कर रहा है, मतलब पर्टिकुलरली आप ही के साथ ऐसा दिख रहा है, या सेलेक्टिवली चार्म दिखा रहा है, या सेलेक्टिवली अग्रेशन कंट्रोल कर पा रहा है, तो कम से कम इतना तो दिखता है कि उसे ऑडियंस की समझ है कि किसके सामने कैसा रोल प्ले करना है। उसे कॉन्सिक्वेंसेस की समझ है, उसे रेपुटेशन की वैल्यू का भी पता है, उसे टाइमिंग्स का भी पता है, उसे मास्किंग भी आती है, और यही रीज़न है कि विक्टिम को लोग पूछते हैं कि अगर वो इतना ही बुरा है तो बाहर इतने अच्छे कैसे रह लेते हैं? वो तो सब कुछ में अच्छा ही तो है, तुम्हें देख रहा है, घुमा रहा है, ये वो। लेकिन असल में वो बाहरी रूप से होता है, अंदरूनी रूप से आपकी एनर्जी को खाना, आपकी आत्मा को खाना, या ये कहें कि ब्लड सकिंग पर्सन होते हैं वो, जो कि आपके लिए कभी भी फ्रूटफुल नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे बिहेवियर में जेलसी भी होती है, एनवियसनेस भी होती है। आप किसी काम में अच्छे हैं या देखने में सुंदर हैं, या किसी ने आपकी तारीफ कर दी, तो एक लाइफ पार्टनर के रूप में उसे भी खुशी होनी चाहिए कि नहीं? उसे भी 2 शब्द और मीठे बोल देने चाहिए कि नहीं? लेकिन एनवियसनेस इतनी होती है कि वो अगले आपके 10-15 दिन ऐसा डैमेज कर देगा कि आप उठ नहीं पाओगे उन सब चीज़ों से, और ये धीरे-धीरे आप समझ पाओगे। अगर आप अपनी ब्यूटी, अपनी इंटेलिजेंस लेवल, अपने वार्म्थ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, अंदर से काम करना आपने शुरू कर दिया है, इवन ऐसे व्यक्ति के साथ होते हुए भी, तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप अपने आप को दीजिए। आप कॉम्प्लीमेंट वहाँ से मत माँगिए कि वो कहेंगे कि चलो अच्छा है, तुम भगवान की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हो या कुछ अच्छा कर रही हो। नहीं, एप्रिसिएशन आपको वहाँ से कभी भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सेल्फ सैबोटाज कर दिया जाएगा, या इंटरव्यू की तरह आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। इसीलिए आप अचानक से गिल्ट ट्रिप में भी आ जाते हैं कि मैं जो कर रही हूँ गलत तो नहीं कर रही हूँ।
कुछ आप कोर्स करने जा रहे हैं, कोई आप तो आपका मनी कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्या बेकार में पैसे वेस्ट कर रही हो? या कोई आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, बुक पढ़ना चाहिए, पैसे वेस्ट कर रही है ना? तो इस तरह से बोला जाता है और इवन स्मेयर कैंपेन भी चलाया जाता है। जी हाँ, अब आप सोचिए ये रैंडम रिएक्शन है क्या? नहीं ना, कई बार नहीं होते हैं, कई बार ये कैलकुलेटेड डिस्टेबलाइजेशन होती है, ताकि आप सेंटर्ड ना रह पाओ। आप ही के घर परिवार, मायके, फ्रेंड्स में आपकी बुराई कर दी जाएगी कि इसका तो मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रही। इसको तो मैं कितना कहता हूँ जॉब कर ले, कर ही नहीं पा रही। अब आप वहाँ पर अपने पार्टनर को गलत तो नहीं ठहराएँगे ना। तो यही बात होती है कि इस तरह के जो क्लासिक नार्सिसिस्ट होते हैं, ये इस टाइप की डुअल नेचर में होती हैं। अब यहाँ विक्टिम के ब्रेन पर क्या असर पड़ता है, ये समझना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं या निकल भी चुके हैं तो भी। जब कोई इंसान इस तरह से ज़्यादा ब्लेम, फियर, ह्यूमिलिएशन और साइलेंट ट्रीटमेंट, इवन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी पर रहा हो और सोशल आइसोलेशन कर दिया गया हो उसका, कि मतलब तो फिर ना, मतलब कि बाहर किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा हो, किसी से भी नहीं, मतलब किसी से भी नहीं, नो फ्रेंड, नथिंग। ऐसे में सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। आप किसी से 2 बोल सकें, वो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि घर में तो साइलेंट ट्रीटमेंट है और बाहर बोलना मना है। इंसान सोशल बीइंग है। सोशल का मतलब है कि कुछ लेना-देना, हाँ, हेलो, हाय बोलना। ऐसे में आपका बॉडी बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, माइंड बिल्कुल पैनिक हो जाता है, माइंड बिल्कुल ब्लैंक भी हो जाता है। फ्रीज़ मोड में आप आ जाते हैं और विक्टिम अपने आप से बोलता है कि शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पाती ना, मेरी एजुकेशन उतनी नहीं है ना। हाँ, ये सही कहते हैं, हाँ, ये मेरे अंदर वीकनेस है। और ये बहुत ज़्यादा जब आपका सेल्फ नेगेटिव टॉक चलता रहता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे बात करना नहीं आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे मैथ्स, फाइनेंस नहीं आता है, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता है। तो ये मैं के साथ जो आप अपना नहीं आता है वाला चीज़ जोड़ देते हैं, वो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन आपके अपने अंदर आते हैं। आप बाहर से तो नॉर्मल दिखते हो, बट अंदर लगातार स्कैन मोड में रहते हो और इस वजह से गुस्सा भी आता है। किस बात पर आप गुस्सा होंगे? किस बात पर आपके ऊपर ब्लेम कर दिया जाएगा सामने वाला व्यक्ति का, आज मूड कैसा होगा? आज कौन-सी इंटेरोगेशन होगी मेरे साथ? मैं आज यहाँ गई हूँ या नहीं हूँ, या खाना बनाया है, नहीं बनाया? अरे हाँ, और आपको इतना वो थका देती है इस तरह की इंटेरोगेशन, कि आप शरीर से भी थके हुए हो ना, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि बाहर बात करना अलाउ नहीं है और घर में बिल्कुल केज बन गया है, जिसमें कि कोई कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ है, मर भी रही हो तो क्या हो रहा है। तो इट मीन्स ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ऐसी सिचुएशन में, ये सच में ये बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट तो होता है, वहाँ भी डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आइडेंटिटी इरोजन नहीं होता। आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, वो नहीं होता है। हेल्दी रिलेशनशिप में फाइनेंशियल डिस्कशन भी होता है कि भाई बताओ कितना क्या खर्चा हो रहा है या क्या नहीं। लेकिन अनहेल्दी रिलेशनशिप में जो फाइनेंस का है उस पर पूरा कंट्रोल होता है। कहाँ दिया पैसा, क्यों दिया पैसा, और बाद में पैसा ही छीन लेना और ऑनलाइन वाला काम भी करने ना देना। इवन कितनी तो मेरी क्लाइंट्स ही हैं जो बोलती हैं, हम कमाते हैं, हस्बैंड कमाता नहीं है। हस्बैंड के अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है और फिर उसी से अपना ही पैसा माँगना पड़ता है कि प्लीज़ इतना दे दो ताकि मैं कुछ खर्च कर लूँ। यदि आपको भी इसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट पर विज़िट कीजिए या फिर वो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए, ताकि आपको और क्लैरिटी मिलती चली जाए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, ऐसी दुनिया में बहुत सी लेडीज़ हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि ये पैटर्न पहचानना इतना आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं। देखिए, अगर इनमें से और भी कई चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स के अंतर्गत आती हैं, ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं। इसको कम से कम डिस्कस तो किया जा सकता है। पहले डिस्कस कीजिए, फिर देखेंगे कि आगे आपको किस तरह की थेरेपी की या हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है? क्योंकि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड से दूर हो जाते हैं, इसलिए कोई ना कोई एक मेंटरशिप या फिर प्रोफेशनल से बात करना ज़रूरी है। और आपको फिर कोई और कंट्रोल ना करने पाए, आप अपने खुद के कंट्रोल में आ जाएँ, ये ज़्यादा बेटर है। इसीलिए कह रही हूँ कि गाइडेंस लेना ज़रूरी है। अच्छा,
ऐसा व्यक्ति बात-बात पर झूठ बोलता है, छोटी से छोटी चीज़ों पर झूठ बोलता है। इवन कोई भी प्राइस आप खरीद कर वो लेकर आए तो उसको 4 गुना करके बताता है। अगर आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, बच्चे भी अगर आपके हो गए हैं, तो बच्चों, पड़ोसियों, सोसाइटी के सामने वो बिल्कुल ही अलग नैरेटिव बोलता है। मतलब एक ही सेंटेंस आपको कुछ बोलेगा, एक ही सेंटेंस वही सेंटेंस बच्चों को कुछ, पड़ोसी को कुछ, फ्रेंड को कुछ, अपने पेरेंट्स को कुछ, आपके पेरेंट्स को कुछ। अगर आपको अपने लिए पैसे के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, अगर आपको किसी से एडवाइस लेने में डर लग रहा है, अगर आपको घर के अंदर अपने शब्द ही तोलने पड़ रहे हैं, बोलूँ, नहीं बोलूँ, बुरा तो नहीं लग जाएगा, आज का दिन तो नहीं खराब हो जाएगा, इट मीन्स ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ही है, पोटेंशियल अब्यूज कंट्रोल ही है। और हाँ, एक और चीज़, ये बहुत ही पेनफुल है। ऐसे लोग कई बार आपको पूरी तरह से तोड़ने के लिए डायरेक्ट वायलेंस नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन को यूज़ करते हैं, गैस लाइटिंग का यूज़ करते हैं। आपको पनिश करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे कुछ गिफ्ट लेकर आ जाएँगे, या 7-8 दिन तक नो कम्युनिकेशन, नथिंग। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, खाना पसंद आया, नहीं आया, कहीं जाना है, नहीं जाना, कुछ नहीं बताएँगे। लेकिन या बिट्रायल भी कर सकते हैं आपके साथ-साथ, इन्हीं सब चीज़ों के साथ-साथ, ठीक है? और सडन से खाने की चीज़ में कुछ गलती निकाल देना, या आज जो खाना बनाया उसको कैंसल करो, मेरे लिए कुछ नया बनाओ। इवन चाहे आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा बॉडीली भी थक गए हैं, इमोशनली भी थक गए हैं, या बाहर से थके हुए आए हैं, तो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाएगा। तो ऐसा रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप ही होता है। सबसे पहले ये है कि उसका जो है ना पब्लिक इमेज होती है, आपकी प्राइवेट रियलिटी को कैंसल नहीं करती है। कोई बाहर अच्छा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर में भी अच्छा है। चार दीवारी के अंदर क्या चल रहा है, ये किसी को कहाँ पता होता है, ठीक है? दूसरी बात ये मैं बताती हूँ कि उसका जो इंटेंशन होता है ऐसे व्यक्ति का, आपकी सफरिंग से बड़ा नहीं होता है। वो क्योंकि अंदर से इनसिक्योर्ड है, उसका बचपन खराब था, उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, उसको ओसीडी हो सकता है, उसको कई तरह की और बीमारियाँ हो सकती हैं। उसको पैरानॉइड हो सकता है। तो लेकिन ये प्रूफ नहीं है कि फिर आप जो है ना उसकी सेवा करें, आप उसके हीलर बन जाएँ। यू आर नॉट द रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर योर पार्टनर। मेल या फीमेल कोई भी हो सकती हैं। फीमेल भी होती हैं जो इस तरह के ड्रामा करती हैं, ड्रामा क्वीन कहते हैं जिसे, ठीक है? और फाइनेंशियल कंट्रोल भी वो करती हैं। ऐसा वो ड्रामा क्वीन करती हैं, तो ज़्यादातर ड्रामा किंग होते हैं, क्योंकि मेल को अपने इमोशंस को सबोटाइज करना सिखाया जाता है। इस वजह से अगर उनके पेरेंट्स भी इसी तरह के हों, तो वो एक नार्सिसिज्म की तरफ आ जाते हैं, और ऐसा पूरा हब बन जाता है, और उनके जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी सेम ट्रेट्स के होते हैं। तो आप समझ नहीं पाते हो, आप ऐसे घर से नहीं आए हुए होते हो जहाँ पर हर चीज़ के लिए तोलना पड़ेगी। एक टमाटर भी काटे तो आधा टमाटर कहाँ गया, उसका हिसाब देना पड़े। तो आप ये समझिए कि आप रियली एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट नेस्ट में फँस चुके हैं। दिस इज़ कॉल्ड नार्सिसिस्ट नेस्ट। तो जहाँ पर सारे ही लोग इसी तरह के हैं, ना तो उन सबकी आपस में बनती है, लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए उन सबकी आपस में बन जाती है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए अपने सालों को बर्बाद मत कीजिए। आपके जितने भी साल बर्बाद हो चुके हैं, उसको उसके लिए पछताइए मत। अब आगे नेक्स्ट कैसे आपने इम्प्रूव करना है, उस चीज़ में आप अपना ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको उसका ब्रेन डायग्नोस करने से पहले उसके पैटर्न को पहचानना है। ब्रेन डायग्नोस करने के लिए आप उसको लेकर जाएँगे, तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। या जाएगी? नहीं जाएगी। वो रेडी ही नहीं होंगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम तुमको है, तुम्हें दिखाना चाहिए डॉक्टर को, चलो अभी। और सम टाइम विक्टिम इतना परेशान हो जाता है कि वो ये सोचता है कि हाँ, प्रॉब्लम तो मुझी में है, मुझे ही दिखाना पड़ेगा, और इवन वो डिप्रेशन वाली जो जो उनकी टैबलेट्स हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं। तो आप ये समझिए कि अगर इस किसी भी एक ऐसे रिलेशनशिप में, इवन मदर भी ऐसी हो सकती हैं, आपकी अपनी मदर हो सकती है, आपके अपना सिबलिंग ऐसा हो सकता है, छोटा भाई या बहन भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको कंट्रोल करे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख गया, वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो सबसे छोटे भाई या बहन की भी सारे घर में चलती है। सम टाइम ऐसा नार्सिसिज्म भी देखा गया है रियल लाइफ में। तो वो फिर सबको कंट्रोल करता है, उसके बिना कोई खाना नहीं खाता, और वो जानबूझ के फिर सबसे लेट आता है। वो रात के 11 बजे आएगा बैग उठा के कि देखो मैं आ गया, कितना
अपना काम करके, जबकि वो काम कुछ नहीं कर रहा। जस्ट ये शो करने के लिए, घर में कंट्रोल करने के लिए कि अब बड़ा भाई भी और उससे छोटा भाई यानी कि मेरे दोनों बड़े भाई मेरा वेट कर रहे हैं, भाभियाँ भी मेरे लिए परेशान हैं। मतलब अपनी रियलिटी को छुपाने के लिए एक दूसरी ही इमेज बना देना। तो ऐसे डुअल पर्सनैलिटी के जो पर्सन होते हैं, वो आपकी आत्मा को खाने के लिए होते हैं। इसीलिए अपनी आत्मा को गिराइए मत। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर इस तरह से डरना डर-डर के आप जी चुके हैं ना, लेकिन उसको जीना नहीं समझ रहे हैं। वो मर-मर के जीना हुआ। उस मर-मर के जीने के बाद अगर आपने अपने आप को समझ लिया, क्योंकि अब फ़ोन तो है ही सबके पास। ये तो अब सबको पता ही चल रहा है कि नार्सिसिज़्म क्या चीज़ है और कार्मिक रिलेशनशिप किस तरह के हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। सीधी बात, उनको डायरेक्टली आप बोलेंगे तो भी नहीं हो सकता, उनको डायग्नोज़ करने ले जाएँगे तो भी नहीं हो सकता, उनको आप आर्गुमेंट करेंगे तो भी नहीं हो सकता है। जस्ट अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अपना ऑरा का प्रोटेक्शन करना है। उनके ट्रैप में ना फँसते हुए, उस घर में रहते हुए ही रास्ता निकालना है। जस्ट लाइक एक पत्थर है, ठीक है? पत्थर के किनारे से एक फूल पत्ती निकल कर आ जाती है ना, बड़ी सुंदर सी खिलकर। आप वही हैं, आप वही हैं। आपको किसी को सुधारना नहीं है। आपने नार्सिसिस्ट नेस्ट को फूल नहीं बनाना है, वो नहीं बनेंगे, वो पत्थर ही है, ठीक है? लेकिन आप अपने आप को फूल से पत्थर मत बनाइए। आप अपने आप को बिटरनेस की तरफ मत लेकर जाइए। बस यही मेरा एक मैसेज था। ये सवाल जिन्होंने पूछा है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह की वीडियो बनाइए जिसमें कि अक्सर इस तरह के लोग जो फँसते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, इवन बाहर फॉरेन कंट्री में भी हैं और हस्बैंड वाइफ के साथ हैं। अब डिवोर्स लेना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि 50% हस्बैंड लेकर चला जाता है और हस्बैंड का ही फिर ज़्यादा फ़ायदा ही होता है। मतलब नार्सिसिस्ट हस्बैंड है तो फ़ायदा उसी का ही है। तो वो सोचती है इधर बच्चे भी हो गए, कमाऊँ भी मैं और 50% वो ही ले जाए, वो तो दूसरी शादी कर कर भी लेगा, मेरा क्या होगा? तो इस वजह से वो सोचते हैं चलो छोड़ो, 10-20 साल निकल गए, अब बच्चों के साथ अपना रह लेंगे। लेकिन नहीं, फिर भी अपना मेंटल पीस आपके अपने हाथ में है, आपकी लाइफ़ आपके अपने हाथ में है। आगे की जितनी भी लाइफ़ बची है, उसको आपने बहुत पीसफुल मैनर में जीना है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए और अपने लिए काम करना शुरू कीजिए। अगर आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में भी इस तरह की कोई विक्टिम मेंटालिटी वाली फीमेल हैं जो कि परेशान हो चुकी हैं इस तरह के पार्टनर से, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। कंसल्टेशन वगैरह आप बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। बहुत धन्यवाद।